क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री में करना है? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि खुद से जीएसटी रजिस्ट्रेशन इजी स्टेप्स में कैसे किया जाए। तो दोस्तों, पहले तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक स्पेसिफाइड साइज के अंदर आपको तैयार करने हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स की साइज उस साइज से मैच नहीं करती है तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। तो इसीलिए पहले हम देखते हैं कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पार्टनरशिप डीड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला रहेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पार्टनरशिप डीड मिली रहेगी। तो ये दोनों जो अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आप आगे जाते हो तब आपको लगने वाली है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो एक है पार्टनर्स या जो ऑथराइज सिग्नेटरी है या डायरेक्टर्स है, उनके आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। केवाईसी में कौन सी चीज़ें आती है? पैन आपके पास होना ज़रूरी है, पैन के साथ आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आप जब भी आपके पार्टनरशिप या पार्टनर्स के डिटेल्स ऐड करोगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में या ऑथराइज सिग्नेटरी के डिटेल्स ऐड करोगे तो आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ज़रूरी है। आपको सिग्नेचर आपकी पीडीएफ में करके रखनी है और आपको आपका फ़ोटो भी पीडीएफ या जेपीईजी में रखना है ताकि आप डायरेक्टली वो अपलोड कर सको जब भी आप ऑथराइज सिग्नेटरी के डिटेल्स डाल रहे हो। तीसरी चीज़, अभी प्लेस ऑफ बिजनेस में आते हैं। तो अगर आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट और एनओसी। तो एनओसी में क्या है दोस्तों कि वो आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपको वहाँ पे बिजनेस करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। अगर आप आपके घर में ही ऑफिस सेटअप कर रहे हैं और घर आपके मम्मी पापा के नाम पे है या किसी और के नाम पे है तो आप उनके साथ भी ये एनओसी कर सकते हो। उस टाइम पे आपको रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तभी एक खाली एनओसी डॉक्यूमेंट बना सकते हो कि मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, या उनके नाम से आप एनओसी कर सकते हो कि XYZ पर्सन आपका नाम ये यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और हमें इसमें नो ऑब्जेक्शन है और हम ये प्लेस उनको बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं। तो अगर रेंट पे लिया है तो रेंट एग्रीमेंट कंपलसरी है। अगर आप मम्मी पापा के घर पे ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उनके साथ एनओसी करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल शुड बी इन द नेम ऑफ ओनर। रेंट एग्रीमेंट में ओनर का नाम रहेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में ओनर का नाम रहेगा। तो ओनर के नाम पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सबमिट करना ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें कौन सी होगी? पहले कंपनी डॉक्यूमेंट्स हो गए। कंपनी डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या देखा? अगर प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पार्टनरशिप डीड देना है। और अगर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो आप उद्यम आधार या उद्योग आधार निकाल के वो भी आप सबमिट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ऑथराइज्ड डिटेल्स या ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल्स। तो ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल्स में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर देना कंपलसरी है। थर्ड थिंग आता है हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे और अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट देंगे। अगर एनओसी मतलब अगर मम्मी पापा या अपने ही घर पे कर रहे हो तो आप एनओसी दे दोगे। जो भी आपका लैंडलॉर्ड है या जो भी जिसके नाम पे भी वो घर है या ऑफिस है उनके साथ आप एनओसी डॉक्यूमेंट साइन कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हो गई बिजनेस के बारे में। अभी सर्विसेज और गुड्स में जाते हैं। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो आपके पास जो भी आपके गुड्स है उसकी लिस्ट और HSN कोड होना ज़रूरी है। जो भी आपके गुड्स है वो आपको यहाँ पे लिस्ट करने पड़ेंगे और वहाँ पे आपको HSN कोड भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो आपको वो सर्विसेज लिस्ट डाउन करने हैं और उनका SAC कोड लिस्ट डाउन करना है और वो SAC कोड आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे ऐड करना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्टर हो, अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड आपके पास है जिसको हम IEC कोड बोलते हैं, अगर वो कोड आपके पास है तो आपको उस कोड के भी डिटेल्स वहाँ पे देने हैं कि आप अगर कोई दूसरे एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो या कोई दूसरे आपके पास नंबर्स है, जैसे पहले सर्विस टैक्स नंबर रहता था, वैट नंबर रहता था, तो ऐसे अगर कोई अलग नंबर्स आपके पास है तो वो भी आपको डिक्लेयर करना
जरूरी है। 6, आपको बैंक डिटेल्स अपलोड करने हैं। आपके बैंक डिटेल्स में आपको कैंसल्ड चेक की एक कॉपी अपलोड करनी होती है। जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, बैंक नेम, ब्रांच नेम और उसके साथ एक कैंसल्ड चेक, ये सारी चीजें आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स के अंदर अपलोड करनी है। तो आपके पास कैंसल्ड चेक आप रेडी रखिएगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। इन सब की दोस्तों आपको सॉफ्ट कॉपीज लगने वाली है, इसीलिए ये सारी चीजें आपको स्कैन करके 1 MB तक आपको ये कंप्रेस करके रखनी है, क्योंकि अगर 1 MB से ज्यादा आपकी अगर साइज है फाइल की दोस्तों तो वो अपलोड नहीं होगी। आपको सिर्फ PDF या JPEG फॉर्मेट में ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। उसके अलावा कोई भी वर्ड, एक्सेल, ये सारे फॉर्मेट्स GST की साइट एक्सेप्ट नहीं करती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप ऑनलाइन स्मॉल PDF, आई लव PDF, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उस सॉफ्टवेयर्स के द्वारा आप इसका साइज कम कर सकते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्रेस करके रख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों अभी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करनी है। सबसे पहले आपको GST साइट पे जाना है। GST साइट आपको ऐसे दिखाई देगी दोस्तों। GST साइट पे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो टैक्स पेयर्स, नॉर्मल, TDS और ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आपको टैब दिखाई देगा। यहाँ पे रजिस्टर नाउ करना है हमें, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं, हम GST प्रैक्टिशनर्स नहीं है, तो टैक्स पेयर्स के अंडर हम रजिस्टर नाउ का टैब क्लिक करेंगे। हम टैक्स पेयर्स के अंडर खुद को रजिस्टर करवा लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अभी दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रेफरेंस नंबर। अभी ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर क्या है ये हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्या क्या फिलअप करना है। क्योंकि हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन है, हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया है और यहाँ पे हम अब सारे डिटेल्स हमारे फिलअप कर देंगे। आई एम तो यहाँ पे दोस्तों ना तो आप GST प्रैक्टिशनर हो, ना तो कोई कॉन्सुलेट, एम्बेसी, नॉन रेसिडेंट, ये कोई नहीं हो, तो इसीलिए आप सिलेक्ट करोगे टैक्स पेयर। आपकी जो भी स्टेट है, आप जो भी स्टेट में बैठे हो, जहाँ का भी आपको GST नंबर निकालना है, आप वो स्टेट सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट करूँगी क्योंकि मैं महाराष्ट्र में बैठी हुई हूँ। ठीक है, फिर दूसरे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। आप कौन से भी डिस्ट्रिक्ट पे कर रहे हो, अगर मैं पुणे में कर रही हूँ तो मैं पुणे सिलेक्ट करूंगी। अब लीगल नेम एज मेंशन्ड इन पैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो लीगल नेम है वो GST ऑफिसर्स आपके पैन कॉपी जो आप अपलोड करोगे उस पैन कॉपी के साथ वेरीफाई करेगी। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नाम रखना कुछ अलग चाहते हैं, एक AA हो गया, एक सिंगल A हो गया, EE हो गया, I हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको पैन सामने रखना है, जो भी आपका पैन पे नाम रहेगा वो सेम टू सेम नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं अभी यहाँ पे मेरा नाम डाल रही हूँ जो भी बिजनेस का है। ठीक है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे मेरा नंबर। अभी मैं यहाँ पे पैन नंबर डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैन नंबर भी डाल दिया। मैं ईमेल एड्रेस लिख देती हूँ मेरा यहाँ पे और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड आता है वो आपको ठीक तरह से डाल देना है। जो भी कैप्चा कोड आता है आपको ठीक तरह से डालना है और प्रोसीड का बटन दबाना है। जब भी आप प्रोसीड का बटन दबाते हो दोस्तों तो आपको मोबाइल और ईमेल आईडी, यहाँ पे जो अपने मोबाइल और ईमेल आईडी प्रोवाइड किए हैं उस पे हमें OTP आएगा। तो वो OTP डालने के बाद आपको एक TRN नंबर अलॉट होगा, वो रहेगा आपका टेम्पररी रेफरेंस नंबर। आप ये जो एप्लीकेशन कर रहे हो उसका वो रेफरेंस नंबर रहेगा। ये रेफरेंस नंबर के द्वारा आप आपका एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। जब आप सारे डिटेल्स भर दोगे तो ये रेफरेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर में ट्रांसफर हो जाएगा और जब भी ऑफिसर पीछे से, बैक ऑफिस से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा तभी आपको GST नंबर अलॉट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद हमें मिल जाएगा एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर। जब भी वो टेम्पररी रेफरेंस नंबर आता है दोस्तों वो आपको ईमेल पे भी आएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं रखा है उसका या आपने विंडो क्लोज कर दिया और टेम्पररी रेफरेंस नंबर नोट डाउन नहीं किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ईमेल आईडी पे आपको टेम्पररी रेफरेंस नंबर आ जाएगा। एक बार जब भी आपको टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलता है तो यहाँ पे जाना है हमें और वो टेम्पररी रेफरेंस नंबर यहाँ पे एंटर करके आपका जो कैप्चा कोड है
वो भी एंटर करना है। जब भी आप टेम्पररी रेफरेंस नंबर डालते हो और प्रोसीड का बटन दबाते हो, तभी आपको सारी डिटेल्स, मतलब आपकी बिजनेस डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ये सब डिटेल्स डालने के लिए सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अभी मैंने टेम्पररी रेफरेंस नंबर डाल के प्रोसीड करा है, तो मेरा ये अकाउंट ओपन हुआ है या ये डैशबोर्ड ओपन हुआ है मेरा। अभी उस डैशबोर्ड पे हम सारी चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस डिटेल्स पे टिक किया है, मतलब मैं अभी बिजनेस डिटेल्स के पेज पे लैंड हुई हूँ। उसके बाद मेरा आएगा प्रमोटर और पार्टनर के डिटेल्स, फिर ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल्स मुझे अपडेट करने पड़ेंगे, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। अब इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और सिग्नेटरी ये दोनों एक ही पर्सन भी हो सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कीप सेम एज ऑथोराइज सिग्नेटरी, तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऑथोराइज सिग्नेटरी ही बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मैंने जैसे कहा था कि आपको वहाँ पे आपका रेंट एग्रीमेंट या एनओसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस मतलब अगर आपका ऑफिस एक जगह पे है, फैक्ट्री दूसरी जगह पे है, या आप रिटेल स्टोर कर रहे हो, तो अगर आपके 4-5 ब्रांचेस है या आपके ऑफिसेस अलग अलग सिटी या स्टेट्स में हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये जो अलग अलग आपके ब्रांचेस रहेंगे, तो ये डिटेल्स भी आपको एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के अंडर डालनी है। गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया था पहले कि अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ गुड्स होनी चाहिए और उनके साथ उनका HSN नंबर होना चाहिए। तो ये चीज़ें, या सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विसेज की लिस्ट और उसके साथ उसका SAC कोड, ये सारी चीज़ें आपको गुड्स एंड सर्विसेज के अंडर डालनी है। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी दोस्तों कि अगर आपके पास स्टेट स्पेसिफिक कोई भी अदर रजिस्ट्रेशन है, जैसे हमने IEC कहा था, या जैसे हमने ऑक्ट्रॉय रजिस्ट्रेशन है, या और कोई स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशंस आपके पास है, तो वो रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स आप स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में डालोगे। आधार ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें जब हो जाएगी, जब आप सारे डिटेल्स डालोगे, तो आपको ये सारे डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए एक आधार ऑथेंटिकेशन की लिंक आपके मेल पे आ जाएगी। जब भी आप वो ऑथेंटिकेट करोगे, तब ये मानेंगे GST ऑफिसर्स या GST साइट कि ये सारे डिटेल्स आप ही ने फिल करे हैं और ये आपने डिटेल्स सारे ऑथोराइज किए हैं। तो ये हो गया आधार ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद आएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपको EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो आपका OTP मोबाइल नंबर पे आएगा, उससे या DSC से आप ऑथेंटिकेट करके या वेरीफाई करके आप ये सारी चीज़ें आगे लेके जा सकते हो। तो देखते हैं अभी बिजनेस डिटेल्स। सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स में हमें क्या एंटर करना है, ट्रेड नेम। अभी हमने पहले जब रजिस्ट्रेशन किया था तभी हमने लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज पर पैन डाला था, अकाउंट नंबर, पैन अकाउंट नंबर डाला था, तो ये चीज़ें यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आई है। अभी वापस से बिजनेस डिटेल्स में मुझे ट्रेड नेम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मतलब LLP है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी है मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी हम पहले ये देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नेम एंटर कर दिया है मेरा जो भी है, और मैंने यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी सिलेक्ट करा है, क्योंकि ये LLP है तो मैंने LLP यहाँ पे सिलेक्ट करा है। अब नीचे मेरा पुणे डिस्ट्रिक्ट वगैरह आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों वो आपको पूछेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हो। अगर आप वॉलंटरी, मतलब अगर आपको रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी करना है तो आप वॉलंटरी बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है और आपको मैंडेटरी है तो आप वैसा रीज़न सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा अभी तो वॉलंटरी बेसिस है, इसीलिए मैंने वॉलंटरी सिलेक्ट कर लिया है। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मुझे क्या रखना है वो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है। ये सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि अगर इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस, तो अगर मेरा एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन कोई है तो मैं वो यहाँ पे डालूंगी। अभी मेरा ये LLP है दोस्तों, तो इसलिए मेरा एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन कौन सा होगा, लिमिटेड लायबिलिटी का मैंने रजिस्ट्रेशन करा है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया है, तो मैं वो डिटेल्स यहाँ पे डाल दूंगी।
अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप वैसे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर सिलेक्ट करके आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नंबर डाल सकते हो जो आपका यू से शुरू होता है, जो सिन रहता है अपना। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आप उसका नंबर डाल सकते हो जो आपके फॉर्म ए पे दिया रहेगा। तो मैं अभी मेरे LLP का नंबर यहाँ पे डाल रही हूँ और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल रही हूँ। उसके बाद वो मुझे पूछते हैं दोस्तों कि प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो इसके लिए मेरा जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी, ताकि उसमें मेरा यहाँ पे ऊपर दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई देगा और रजिस्ट्रेशन डेट भी दिखाई देगी। मेरा नाम तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे रहेगा, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेरा अपलोड करूंगी, और डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम में भी मैं यही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती हूँ जो मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे 1 MB की फाइल हमें अलाउ करी है, लेकिन डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम में हमें 5 MB तक अलाउ किया है। तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो कि आपको कौन से साइज में फाइल अपलोड करनी है और कौन से फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप सीधा यहाँ पे देख के वो फाइल का साइज चेक कर सकते हो। तो मैंने अभी इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करा है। अभी हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टैब पे, जो हमारे प्रमोटर्स और पार्टनर्स के डिटेल्स है। यहाँ पे आपको सारे आपके प्रमोटर्स और पार्टनर्स के डिटेल्स डालने हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये बेसिक चीज़ें है दोस्तों प्रमोटर्स और पार्टनर्स या डायरेक्टर्स की, जो आपको डालनी है। आपके पास वो सारी चीज़ें पहले से ही रेडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप डीड करी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करी है, जो भी है, आपके पास ये डिटेल्स रेडीली अवेलेबल होंगे। तो वो सारे डिटेल्स सिर्फ यहाँ पे आपको एंटर करने हैं, और उसके बाद उसका जो पैन है या आधार है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है एज KYC डॉक्यूमेंट्स, है ना। यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन डालनी है, आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि आप सिटीजन हो इंडिया के या नहीं हो, वो आपको टिक मार्क करना है। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सीधा आपको फिलअप करनी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हो। पैन नंबर डालना है, अगर पासपोर्ट आपके पास है पासपोर्ट नंबर डालना है, लेकिन अगर आप फॉरेनर नहीं हो तो आप पैन के साथ काम चला सकते हो। सारा डिटेल्ड एड्रेस डालना है दोस्तों यहाँ पे, वो डायरेक्टली मैप पे आपको पिकअप करके देगा। आपको नीचे खाली सारे डिटेल्स डालने हैं एड्रेस के, आपको कोई मैप पे ढूंढना नहीं है कि एड्रेस है कहाँ पे, आपको सिर्फ डिटेल्स डालने हैं। जो भी एड्रेस है, पिन कोड है, स्ट्रीट नंबर है, जो भी है, आपको यहाँ पे एड्रेस के डिटेल्स डालने हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा अभी डॉक्यूमेंट अपलोड, उन्होंने साफ साफ लिखा है अपलोड फोटोग्राफ। तो आपको 100 KB यहाँ पे साइज दिया हुआ है, तो 100 KB तक आपको एक फोटोग्राफ आपके डायरेक्टर्स की या पार्टनर्स की यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो उन्होंने आपको टेक पिक्चर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से डायरेक्टली फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको पॉसिबल है, खाली आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान से करके दी है उन्होंने। आप इधर आपके पास अगर JPEG है तो आप अपलोड करिए, नहीं है तो टेक पिक्चर लेके वो अपलोड करिए। मेरे पास अभी फ़ोटो है इसलिए मैं अब वो अपलोड कर रही हूँ। आप टेक पिक्चर भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली वहाँ से ही क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। वो होने के बाद दोस्तों ये हमें पूछ रहे हैं कि क्या ये पर्सन ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है। अगर वो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, अभी ये ऑथोराइज सिग्नेटरी का मतलब क्या रहता है कि आप जब भी सारे चेंजेस करोगे आपके GST अकाउंट में, या आप हर महीने आपका GST रिटर्न फाइल करोगे, तो इस ऑथोराइज सिग्नेटरी को OTP जाएगा या इस ऑथोराइज सिग्नेटरी का आपको DAC लगेगी। तो ये है ऑथोराइज सिग्नेटरी का यूज़। अगर वो डायरेक्टर आपका नहीं है अवेलेबल तो आप दूसरे डायरेक्टर को भी ऑथोराइज सिग्नेटरी कर सकते हो, इनको स्किप करके। अगर आपको सबको ऑथोराइज सिग्नेटरी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जनरली हम सभी को ऑथोराइज सिग्नेटरी करते हैं, ताकि अगर एक कोई अवेलेबल नहीं है तो दूसरे से आपका काम चलता जाएगा। तो आपको यहाँ पे टिक करना है कि अगर वो ऑथोराइज सिग्नेटरी है या नहीं है। वो होने के बाद आप प्रोसीड करके दूसरा प्रमोटर या दूसरा पार्टनर या दूसरा डायरेक्टर ऐड कर सकते हो।
तो अभी पार्टनर्स ऐड करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टैब में। तो अब हम आए हैं ऑथराइज सिग्नेटरी के टैब पे। अभी ऑथराइज सिग्नेटरी में वो हमें पूछ रहा है कि प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, तो किसी को तो भी प्राइमरी बनना पड़ेगा। तो हम प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को टिक करेंगे और उनको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बना देंगे ना। डिटेल्स ऐड करके सिर्फ हमें प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के डिटेल्स ऐड करने हैं कि जो भी डायरेक्टर हमारा प्राइमरी है उनके ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल्स के लिए हम ऐड कर देंगे। अब हम जाएंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका जो भी रहेगा, आपका ऑफिस जो है वहाँ के डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं। अभी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको वो सारे नॉर्मल स्ट्रीट नंबर या जो भी है, फ्लैट नंबर, ऑफिस नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सारी चीज़ें वो आपको पूछेगा। तो आपको ये सारी डिटेल्स वहाँ पे बिल्डिंग नंबर में डालने हैं। अगर आपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में नहीं डिटेल्स डाले हैं, जो पिछला टैब था, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ऑथराइज सिग्नेटरी डालना मैंडेटरी है और आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑथराइज सिग्नेटरी इज द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो वो आपका काम बच जाएगा कि आपको सारी डिटेल्स वापस से डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में हमें ये सारी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का हमारी डिटेल्स है वो डालनी होगी। जो पिन कोड है, स्टेट है, कंट्री है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखो। यहाँ पे मैं यहाँ पे सारी चीज़ें वो डाल रही हूँ। मैंने मेरा पिन कोड डाला है यहाँ पे और यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट भी डाल के वो सिलेक्ट कर दूंगी। तो मैंने अभी मेरा पिन कोड डाला है, डिस्ट्रिक्ट डाला है, मैं ये सारी चीज़ें डालती हूँ। पहले मैंने सब डिटेल्स डाले हुए हैं यहाँ पे मेरे एड्रेस के और मैं यहाँ पे एड्रेस सेव कर रही हूँ। एक बार वो एड्रेस आप सेव करोगे दोस्तों, तो आपको जैसे हमने पिछले टैब से ये टैब में आए हैं, तो ये टैब से हम नेक्स्ट टैब में चले जाएंगे। ये एड्रेस हो गया दोस्तों, सब कुछ हो गया। अभी वो पूछता है सेंटर ज्यूरिसडिक्शन। तो आपको ये जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे हो। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपको सारे डिटेल्स जो है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो जहाँ पे अगर आप रह रहे हो, आपका जो भी रोड है, आपका जो भी एरिया है, वो एरिया के लिए कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है और उन्होंने लिंक भी दी हुई है यहाँ पे। तो आप जब भी लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको आपका एरिया पहले ढूंढना है। जबकि आपका एरिया आपको मिल जाएगा तो आपको देखना है कि उसका ज्यूरिसडिक्शन कमेंसुरेटिंग कौन सा है। उस ज्यूरिसडिक्शन के ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और वो ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जब भी आप यहाँ पे सेक्टर सिलेक्ट करते हो तो आपको एक ही आपको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा यहाँ पे, जो भी कमिश्नरेट है या डिवीजन और रेंज है, तो आपको वो एक ऑप्शन आएगा, वही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको डर जाने की या कौन सा सेक्टर सिलेक्ट करने, ये सारे कन्फ्यूजन्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले लिंक पे जाओगे, आपका एरिया देखोगे, उसके कमेंसरेटिंग जो भी आपका ज्यूरिसडिक्शन है वो ज्यूरिसडिक्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। मैंने यहाँ पे मेरा ज्यूरिसडिक्शन सिलेक्ट करके कमिश्नरेट, डिवीजन और रेंज सिलेक्ट कर लिया है और मेरा वही रेंज रहेगा। ये सारी चीज़ें मुझे वो लिंक के थ्रू पता चली है। मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम रहती है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो लिंक पे सारी चीज़ें, आपके जो है कमिश्नरेट डिटेल्स, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। फिर कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये जो अपनी बेसिक चीज़ें रहती है वो आप यहाँ पे डालोगे। अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको जो आपका ऑफिस या ऑफिस स्पेस जो भी है, आपको वो बताना पड़ेगा कि आप सेल्फ ओन्ड है, रेंटेड है, लीज पे है, क्या है। तो ये जो नेचर ऑफ प्रीमाइसेस है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि मेरा रेंटेड है तो मैंने रेंटेड सिलेक्ट करा है। और वो बोल रहे हैं कि आप प्रूफ क्या दोगे उसका, इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट दोगे, म्युनिसिपल खाता का कॉपी दोगे, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट दोगे, रेंट रिसीट विथ एनओसी, जो हमने अभी बात करी दोस्तों कि हमें एनओसी बनाना है अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है, कि मैं यहाँ पे इनको बिजनेस करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन हिम कैरिंग आउट द बिजनेस हियर। सो ऐसा एक एनओसी का आप ही फॉर्मेट बना लो और वो फॉर्मेट पे आप साइन ले लो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं वो अपलोड कर दूंगी यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है तो वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। अभी यहाँ पे दोस्तों उन्होंने बताया है
कि आपको सिर्फ 100 KB में ही रेंट एग्रीमेंट या जो भी आपकी कॉपी है वो अपलोड करनी है। अभी 100 KB में रेंट एग्रीमेंट कंप्रेस होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो रहता है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, उसमें से आप बहुत आसान तरीके से वो कर सकते हो। वहाँ पे आप डायरेक्टली डाल भी सकते हो गूगल पे कि आपको 100 KB तक ही फाइल कंप्रेस करनी है, तो आपको वैसे ऑप्शंस गूगल दे देगा, है ना दोस्तों। उसके बाद वो पूछते हैं मुझे कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है, कि मैं जो एक्टिविटी कैरी आउट कर रही हूँ वो मैं फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, या मैं रिटेल होलसेल ट्रेड में हूँ, या मेरी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो मैं ये बिजनेस के अंडर कैरी आउट करने वाली हूँ। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे कि कौन से है। तो मेरे अभी जो 2 है कि वीडियो है या कंसल्टिंग है, तो ये सारी चीज़ें अगर उसमें नहीं आ रही है तो मैं अदर्स में डाल के वो स्पेसिफाई करूंगी कि मेरी कौन से एक्टिविटीज़ या कौन सी सर्विसेज है जो मैं कैरी आउट करने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी सारे ऑप्शंस में आपको बैठना, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको अदर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पे अदर्स क्लिक करके कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, मैंने सप्लायर ऑफ सर्विसेज भी सिलेक्ट किया है। अब मैं सेव और कंटिन्यू करके आगे के टैब में जाती हूँ। अब मेरा ये हो गया दोस्तों। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो अभी कुछ है नहीं, तो मैं डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज में जाके मेरे टॉप 5 कमोडिटीज जो है, जो मेरे गुड्स है या सर्विसेज है, वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करूंगी और उनके HSN या SAC जो भी है वो भी यहाँ पे मैं डालती हूँ। देखो सर्च HSN बोला ही है दोस्तों उन्होंने, गुड्स के टैब में डाल रही हूँ या सर्विसेज के टैब में भी आप डाल सकते हो, जो भी आपका है। अगर गुड्स है तो गुड्स के टैब में आ जाओ, सर्विसेज है तो सर्विसेज के टैब्स में आ जाओ। वहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्विस कोड या जो HSN कोड है वो डाल दोगे तो आपका सारा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज मैंने डाल के सेव एंड कंटिन्यू करा है। अभी स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है, अगर स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपके पास कोई है तो आप वहाँ पे आपके डिटेल्स डाल के वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये मैंने डाला है, कंज्यूमर नंबर डाला है मैंने यहाँ पे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो मुझे पूछ रहा है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन के डिटेल्स मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे। मेरा प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी जिसको मैंने सिलेक्ट करा था उसके ही आधार ऑथेंटिकेशन पे ही मुझे ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को तो कंपनी या LLP के बिहाफ में एक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा प्राइमरी जो ऑथोराइज सिग्नेटरी रहेगा वो एक्ट करेगा इन सब के बिहाफ पे। तो मैंने अभी इनको डेजिग्नेट किया था, ये पार्टनर जो है उनको डेजिग्नेट किया था कि वो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी रहेंगे। तो उनके आधार और इस पे मेरी लिंक चली जाएगी और वहाँ पे मैं आधार ऑथेंटिकेट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ऑथेंटिकेट करके रहूँगी। ये ऑथेंटिकेट जब पार्टनर्स करेंगे वो ऑथेंटिकेशन के बाद आप ई-वेरीफाई कर सकते हो। ई-वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका GST रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आपका GST रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। पहले आधार ऑथेंटिकेशन करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपको ई-वेरीफाई करने हैं ये सारे डिटेल्स, और ई-वेरीफाई करने के बाद ही आपका GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये होने के बाद जब भी आप आपका TRN नंबर डालते हो तब आपको दिखाई देगा कि अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड है, सक्सेसफुल है, रिजेक्टेड है, कोई क्वेरीज है, तो वो सारी चीज़ें आप आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपका ARN एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर जो आपका तैयार हो जाएगा, जो आपको ईमेल पे भी आएगा, आपको वहाँ पे दिखाई भी देगा जब भी आप ई-वेरीफाई करते हो। तो आपको उस ARN नंबर से देखना है और ट्रैक करना है कि आपका GST रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस में है, अप्रूव्ड है, या कोई क्वेरी भी आई हुई है। अगर क्वेरी है तो आप वो वहाँ से डायरेक्टली आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप एडिट करके वो क्वेरी को रिप्लाई भी कर सकते हो। और उनके लिए उन्होंने 15 डेज या 10 डेज का आपको वो विंडो देता है कि उस 10 या 15 डेज में आप उनको रिप्लाई करो कि जो भी आपका प्रॉब्लम है या जो भी आपका उस पे कन्फेशन है, जो भी आपका रिप्लाई है वो आप उस 10 डेज में कर सकते हो। उसके बाद आपका GST अपलोड हो जाएगा या GST आपका अप्रूव हो जाएगा और आपको एक GST नंबर अलॉट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस मैंने अभी समझाई है, इसीलिए आपको बहुत लेंदी भी लगी होगी, लेकिन ये प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल। आपको सिर्फ आपके सारे डिटेल्स वहाँ पे अपलोड करने हैं और आपके डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करने हैं।
ये सारी चीज़ें छोड़ के इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप घर बैठे आपका जीएसटी नंबर फ्री में नहीं निकलवा सकते हो। आप ये वीडियो देखिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप वो डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके आपको जवाब देती जाऊंगी। और दोस्तों और एक चीज़ है, अगर आप बीच में कहीं अटकते हो दोस्तों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट डे पे उसी तरह से मतलब जहां पे आपने छोड़ा था कल वहीं से आप वापस से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। आपका ये जो टेम्पररी रेफरेंस नंबर रहता है वहाँ वही डाल के आप आपका जो पिछला काम किया हुआ है, जो भी आपने सेव करा है, वो आपके जो डिटेल्स आपने सेव करे हैं वो सेव ही रहेंगे। आप वहां से वापस से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वन गो में आपको सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, आप बिट्स एंड पीसेस में भी ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।